नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम सॉल्व करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, स्पेशली इसका मैथ सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन आया था, ये आया था आपको 400 से 900 तक पूर्णांक लिखते समय अंक 6 कितनी बार आता है। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या है, हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 6 अपीयर व्हाइल राइटिंग इंटीजर्स फ्रॉम 400 टू 900। सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि पूर्णांक आपकी संख्या कैसी है, पूर्णांक होनी चाहिए, यानी ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 400 से 900 के बीच की संख्याओं को डिवाइड करते हैं। इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए देखिए। पहले मैं क्या करता हूं, 400 से लेकर 499 तक का संख्या लिखता हूं। दूसरा, अब मैं डिवाइड करता हूं 500 से लेकर 599, फिर मैं करता हूं 600 से लेकर 699, उसके बाद करता हूं मैं 700 से लेकर 799, उसके बाद मैं करता हूं 800 से लेकर 900 तक। मैंने डिवाइड कर दिया 400 से 499, 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 900। अब मैं क्या करता हूं, मैं अब देखता हूं 6 अंक 400 से और 499 के बीच में कितनी बार आ रहा है। तो चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। देखो, 400 से और 499 के बीच में जो आपका पहली संख्या आएगी जिसमें अंक 6 होगा, वो कौन सी होगी आपकी, 406। दूसरी कौन सी होगी हमारी, 416। तीसरी कौन सी होगी, 426। चौथी कौन सी होगी, 436। पांचवी कौन सी होगी, 446। छठी कौन सी होगी, 456। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसमें 460 से लेकर आपका 469 तक, यानी 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, यहां तक, यानी 460 से लेकर 469 तक ये आपकी एक पूरी सीरीज आएगी जिसमें 6 आएगा, है ना। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला नंबर कौन सा होगा, 476, उसके बाद 486, उसके बाद 496। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 400 से लेकर 499 तक आपके पास 6 अंक कितनी बार आ रहा है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यानी 400 से लेकर 499 तक हमारा 6 अंक कितनी बार आ रहा है, 20 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 500 और 599 के बीच में भी कितनी बार आएगा, ये भी 20 बार ही आएगा। ठीक है, अब 600 से 699 के बीच में देखिए, देखो यहां से 600 मतलब 00, यहां से और आपका 99 तक आपके बीच में कितने अंक हो जाएंगे, इसके बीच में हो जाएंगे आपके 100 अंक, है ना। इसके बीच में हो जाएंगे 100 संख्याएं आएंगी इसके बीच में, सॉरी अंक नहीं, संख्याएं 100 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा आगे, और आपका क्या हो जाएगा, देखो सेम 606 होगा, ठीक है, 616 होगा, 626 होगा, 636 होगा, इसी तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और कितनी बार एक्स्ट्रा आपका 6 आएगा, जितनी बार 400 से 499, 500 से 599 के बीच में आया, यानी 20 बार, 20 बार आएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 700 से 799 के बीच में भी कितनी बार आएगा, जितना 400 से 499 के बीच में आया, यानी आपका 20 बार आएगा। ठीक है, अब आप आगे देखो, 800 से 900 के बीच में भी कितनी बार आएगा, इसके बीच में भी हमारा जो 6 अंक आएगा, यानी 6 जो डिजिट है वो आएगा, वो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा।
ठीक है, अब हम इसको काउंट करते हैं। चलिए इसको हम काउंट करते हैं। इसको मैं यहां पे इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। इसको अब हम काउंट करेंगे। तो अगर मैं इसको काउंट करता हूं, अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो आप ध्यान से देखो, 20, 40, 60, 80, 100, यानी जो 400 से 499, 500 से 599, ठीक है, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899, इसके बीच में जो जनरल 6 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है आपका? 20, 40, 60, 80, 100 बार ये हो गया, प्लस 100 आपका क्या हो गया? जो 600 की सीरीज है, 600 से 699 के बीच में 100 आपका एक्स्ट्रा ये बार ये हो गया, ठीक है। यानी 100 प्लस 100 यानी आपका टोटल कितना हो गया? 200। यानी हमारा आंसर क्या आएगा कि अगर हमको पूछा गया है कि 400 से 900 तक के पूर्णांक लिखते समय अंक 6 कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा? ये आएगा 200 बार, 200 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में 7% महिलाएं हैं, 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में 22.22% पुरुष है। कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की? अब मैं ऑप्शन देखता हूं। ऑप्शन देखो, इसमें किसमें है? सारे ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करिए, चलिए देखते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली हमको क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा हुई, ठीक है। तो परीक्षा में कितने कैंडिडेट, मैं मान लेता हूं किसी परीक्षा में हमारे पास कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं? 100 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या बोला हुआ है कि आवेदन करने वालों में 60% महिला है। आउट ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड 60% आर फीमेल्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, टोटल कैंडिडेट हमारे हो गए 100। अब 100 में 60% क्या दिया हुआ है? 100 में 60% बोला गया है आपकी महिला है। 60% महिला है, मतलब 100 का 60% कितना हो जाएगा? 60, यानी 60 आपके कौन है? फीमेल है, महिलाएं हैं, ठीक है, फीमेल है, महिलाएं हैं। अगर 100 में से 60 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 100 में से 60 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे? यानी 100 का 40%, यानी 40 आपके क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ये 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा देखो ध्यान से, 18% उम्मीदवार, 18% कैंडिडेट किसके? टोटल के। टोटल अगर हमारे पास 100 कैंडिडेट है तो उसमें से 18% ने वो परीक्षा पास की। 18% का मतलब क्या है कि 100 में से जो उम्मीदवार हमारे जो पास हुए हैं पुरुष महिलाएं मिला के वो कितने हैं? 18% है। तो अब 100 का 18% कितना होगा? 18, यानी 100 में से 18 कैंडिडेट आपके पास हुए हैं। 100 में से 18 उम्मीदवार क्या हो गए? आपके पास हो गए हैं, ठीक है। 100 में से 18 उम्मीदवार क्या है? आपके पास हो गए हैं, ये आपके पास हो गए हैं, ठीक है ना। वो बोल रहा है 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अब आगे क्या बोल रहा है? उत्तीर्ण होने वालों में 22.22% पुरुष है ना। पास होने में जो पास हो रहे हैं उसमें से 22.22% पुरुष है। अच्छा, परसेंटेज का एक कुछ हम करेंगे, कुछ वो करेंगे जिसमें आपका क्या होता है, हम प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें 11.11% होता है आपका 1/9 होता है, ठीक है। अब इसका डबल दिया हुआ है, यानी इसका डबल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 22.22% क्वेश्चन में दिया हुआ है। 22.22% यानी इसका भी डबल हो जाएगा 2/9, ठीक है। अगर हम 33.33 33.33% निकालें तो वो भी कितना हो जाएगा?
3/9 हो जाएगा। 3/9 का मतलब क्या है, 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमको कहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 22.22%, यानी 2/9 कौन है, पुरुष है जिन्होंने पास किए। अब 18 कैंडिडेट टोटल पास हुए, महिला और पुरुषों को मिला के 18 कैंडिडेट पास हुए, उसमें से 2/9 यानी 22.22%, यानी 2/9 कौन है, इसमें पुरुष है। अगर 2/9 इसमें पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी, ठीक है। 9 से अगर मैं 18 को काटता हूं तो कितना आता है, 9 का 2 गुना 18 होता है, यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी हमारे जो उत्तीर्ण होने वाले पुरुष है कितने हैं, 18 में से जो हमारे मेल है जो पास हुए हैं, पुरुष मेल जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 4 है। तो अब महिलाएं कितनी होगी, 18 में से मैं 4 माइनस करता हूं, यानी 14 महिलाएं होगी जिन्होंने पास की है परीक्षा, ठीक है। ये महिलाएं हैं, फीमेल, ठीक है। 14 महिलाएं जिन्होंने परीक्षा पास की है। अब आप आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। अच्छा देखो, आगे देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं यहां पे। देखिए देखो, हमको क्या बोला गया है कि 14 महिलाएं पास हो गई है। अब पास कितनी नहीं हुई है, टोटल महिलाएं 60 है, टोटल महिलाएं 60 है, उसमें से पास कितनी हुई है, 14 महिलाएं, उसमें से पास कितनी हुई है, 14 महिलाएं, यानी फेल कितनी होगी, 60 माइनस 14 यानी आपकी 46, आपकी 46 महिलाएं जो है, यानी 46 जो पास नहीं हुई है। अब इसमें आगे क्या पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत, परसेंटेज आपको पूछा गया है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट हुआ नॉट पास द एग्जामिनेशन, यानी व्हाट परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। तो 46 आपकी, 46 आपकी पास नहीं हुई है। टोटल फीमेल कैंडिडेट कितनी है, 60 और परसेंटेज यानी 100 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो आगे सॉल्व करते हैं, देखो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से करो, 6 का 7 गुना 42, 42 प्लस 4 46, यानी 4 0 40 है ना। तो 6 का 6 गुना 36, 40 में से 6 हम माइनस करेंगे, कितना, 4 फिर बचता है, फिर से कितना आएगा, 6 गुना, फिर से वही चल रहा है, यानी कि 76.6, ये ऐसे चल रहा है, 6 आगे ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं ऑप्शन देखता हूं तो मेरे को ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 76.67% दिख रहा है। मतलब आपका ये ऐसे आगे चलता रहेगा, 6 ऐसे करके चलता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट हमने कितना लेना है, 76.67%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऐसी कितनी महिलाएं होगी परसेंटेज में जो पास नहीं हुई है उस एग्जामिनेशन में, उनका परसेंटेज क्या होगा, 76.67% हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश परिवार के लिए हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है, ठीक है। गेहूं की कीमत 14 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 16 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। यदि रमेश गेहूं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता, यानी उसके पास जितने भी रुपए हैं वो उन्हीं में क्या करना चाहता है, गेहूं लेना चाहता है, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि के बाद गेहूं की कितनी मात्रा खरीदेगा, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीकों को डिस्कस करेंगे। देखो पहला तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि जो पहला तरीका होता है वो आपका, जैसे हम घर में भी सामान लेते हैं, नॉर्मल तरीके से दुकानों से सामान लेते हैं, ये वैसा तरीका है। देखो आप ध्यान से देखो, देखो क्या होता है एक्चुअली कि जो आपका किसी भी चीज का मूल्य होता है, कुल मूल्य, ठीक है। कुल मूल्य मैं इसको लिखूंगा, यानी टोटल प्राइस, कुल मूल्य, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको ये अभी ठीक करके दे देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। कुल मूल्य, जो आपका कुल मूल्य होता है वो कितना होता है, कुल मूल्य होता है हमारा 1 किलो की कीमत
1 किलो की कीमत गुना कुल मूल्य बराबर है 1 किलो की कीमत गुना कुल मात्रा। ठीक है, कुल मात्रा। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। कुल मूल्य यानी टोटल प्राइस बराबर है पर केजी प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मैं मान लो मैं अगर 1 किलो चीनी लेने बाजार जाता हूं, ठीक है, और 1 किलो चीनी का प्राइस चल रहा है 25 आपका 50 रुपये। 1 किलो चीनी का प्राइस चल रहा है 50 रुपये। ठीक है, मैंने टोटल क्वांटिटी 1 किलो ली। ठीक है, और चीनी का प्राइस पर केजी कितना है 50 रुपये, यानी मेरे को जो कुल पे करना पड़ेगा, मुझे जो कुल पे करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा 50 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मान लो 4 किलो चीनी लेता हूं, ठीक है, और 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है 50 रुपये है, तो मेरे को टोटल प्राइस कितना पे करना पड़ेगा, कुल मूल्य मेरे को कितना देना पड़ेगा 200 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से हमको नॉर्मली समझ में आ रहा है कि जो आपका टोटल प्राइस होता है यानी कुल मूल्य होता है पर केजी प्राइस, 1 किलो की कीमत गुणा टोटल क्वांटिटी यानी कुल मात्रा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो रमेश है ये हर महीने 20 किलो गेहूं खरीदता है। ओके, ठीक है, देखो 20 किलो गेहूं खरीदता है, मतलब ये बात कर रहा है क्वांटिटी की, मात्रा की। ठीक है, ओके, वो 20 किलो यहाँ पे गेहूं खरीद रहा है ना। अब आप देखो गेहूं की कीमत पहले 14 रुपए थी, यानी पर केजी प्राइस आपका कितना था 14 रुपए था। ठीक है, पर केजी प्राइस कितना था पहले 14 रुपए था। अगर पर केजी प्राइस है ना 14 रुपए था तो इतना, इसका मतलब वो टोटल कितना पे करता था, वो करता था 14 का 2 गुना कर दो 28 यानी 280 रुपए पे करता था। ठीक है, वो गेहूं खरीदने के लिए कितना पे करता था 280 रुपए पे करता था। अब इसमें आगे क्या बोल रहा है ये, लेकिन अब एक्चुअली क्या होता है कि जो कीमत है वो 14 से बढ़कर आपकी कितनी हो जाती है 16 रुपए हो जाती है, 14 से बढ़कर 16 रुपए हो जाती है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 280 के 280 रुपए रख रहा है, वो 280 से अपना बढ़ाना नहीं चाहता है। ठीक है, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता, वो 280 रखना चाहता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो उसने लास्ट में क्या पूछा हुआ है कि गेहूं की कुल कितनी मात्रा जो है वो 280 में खरीद लेगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो हमको चाहिए, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, मात्रा चाहिए। तो अगर मेरे को क्वांटिटी निकालनी है, मात्रा निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस यानी कुल मूल्य, टोटल प्राइस यानी टोटल मूल्य, कुल मूल्य बटे में कितना 1 किलो की कीमत है ना, पर केजी प्राइस 1 किलो की कीमत, 1 किलो की कीमत, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये कुल मात्रा के बराबर हो जाएगा, कुल मात्रा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा आपका कुल मूल्य यानी टोटल प्राइस अपॉन पर केजी प्राइस इक्वल टू टोटल क्वांटिटी। इक्वल टू टोटल क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या निकालनी है, मेरे को कुल मात्रा निकालनी है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, अब आप आगे देखो, इसको मैं मिटा देता हूं, अब आप आगे देखो, इसमें क्या बोला गया है कि अब प्राइस बढ़ के 14 से 16 हो गया है। ठीक है, उसके पास पैसे तो इतने ही है, 280 ही है, यानी टोटल प्राइस तो उसके पास 280 पे कर सकता है। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है आगे, पर केजी बढ़ के 14 से 16 हो गया है।
ठीक है, और निकालना क्या है, क्वांटिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 280 16 आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, 16 से 280 को भाग करेंगे। ठीक है, देखो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमको जो ऑप्शन है वो कैसे है, ऑप्शन 12.5, 16, 17.5 और 16.5। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। देखो 16 का 1 गुना 16, ठीक है, अब 28 में से 16 घटाएंगे कितने आएगा, 12। ठीक है, तो 120, ठीक है, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब आगे 7 आ जाएगा तो हमारे पास कितना, 8 बचेगा, तो दशमलव, ठीक है, 16 पंजे 80। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है कि अगर वो अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है तो उसको 280 रुपये में कितना गेहूं मिलेगा, उसको मिलेगा 17.5 किलो गेहूँ, 17.5 kg उसको क्या मिलेगा, गेहूँ मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। अब आप दूसरा तरीका देखिए, अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो क्या होता है कि एक नॉर्मल सी बात होती है, या फिर आप इसको इकोनॉमिक्स का नियम कहिए, कि जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सपेंडिचर आपका खर्च जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्राइस का, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होता है, क्वांटिटी का, है ना। अब मैं आपको इसको हिंदी में थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा खर्च, है ना। प्राइस क्या होता है हमारा, प्राइस होता है हमारा मूल्य, है ना। क्वांटिटी होती है मात्रा। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मेरा प्राइस बढ़ता है ना, किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है। अगर कोई चीज मान लो आज 10 रुपए की मिल रही है और वो आपकी 30 की हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो आप पहले 10 रुपए की ले रहे हैं चीज, वो आज 30 रुपए की होगी। यानी प्राइस के साथ साथ आपका जेब खर्च भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर पहले आप 10 रुपए कर रहे थे, अब आप 30 रुपए करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि हमारे पास खर्च कांस्टेंट है। और खर्च कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हमारे पास पैसे नहीं बढ़ेंगे, 100 के 100 ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कीमत बढ़ रही है और आपका खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास पॉकेट में उतना ही खर्च है, 100 के 100 रुपए है, तो क्या हो जाता है, क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। 100 रुपए में अगर आप अभी कोई मान लो, अगर मैं 100 रुपए में अभी कोई 10 चीजें ले पा रहा हूं, मेरे पास 100 ही रुपए है, लेकिन उसकी कीमत 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वही 100 रुपए खर्च करके अब मेरे पास 10 की जगह में 5 ही चीज ले पाऊंगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा मूल्य बढ़ रहा है तो मेरा खर्च ऑटोमेटिक खर्च भी बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या है कि अगर खर्च हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसी का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि अगर हमारा खर्च कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो मात्रा क्या होगी, घट जाएगी अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि खर्च और मात्रा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च क्या है, मेरा खर्च पहले क्या था, 14 रुपए में खर्च कर रहा था, अब मैं कितने खर्च कर रहा हूं, अब मैं कितने खर्च कर रहा हूं, 16 खर्च कर रहा हूं। यानी पहले 14 रुपए की मिल रही थी हमको चीज, अब कितने की मिल रही है, 16 रुपए की मिल रही है। ठीक है, इसका मैं रेशियो निकाल देता हूं, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, 7:8 आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर खर्च 7:8 में है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी
8:7 हो जाएगा। इस चीज को आपको पलटना है, 7 और 8 को 8 और 7 लिखना है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, आगे मेरे को क्या बोला गया है कि वो जो रमेश है वो 20 किलो गेहूं खरीदता था। देखो ये चीज क्वांटिटी है, ये चीज आपकी मात्रा है, ठीक है। जब क्या होता है कि आप 7 रुपए 7 भाग खर्च करके हम कितना भाग गेहूं ले आते हैं, 8 भाग गेहूं ले आते हैं, तो वो 8 भाग की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? एक्चुअल में 8 भाग की गेहूं है 20 kg। 8 भाग की वैल्यू कितनी है? 20 kg है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा 8 भाग रेशो में भाग या पार्ट, ठीक है, 8 भाग कितना हो गया? 8 पार्ट कितना हो गया हमारा? 20 kg हो गया, ठीक है, 20 किलो हो गया। तो मेरा एक भाग कितने के बराबर हो जाएगा? एक भाग हो जाएगा 20/8 के, ठीक है, 20/8 के हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं, देखो इसको मैं काटूंगा, 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 4 का 2 गुना 8 और 4 का 5 गुना 20, यानी 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है जब कीमत बढ़ी तो उसके बाद मेरे को कितना भाग मिल रहा है? ओनली 7 भाग मिल रहा है, ठीक है। तो अगर एक भाग की कीमत 5/2 है तो 7 भाग की कीमत कितनी हो जाएगी? 7 गुना 5 यानी 35/2 हो जाएगी, ठीक है। 7 भाग की कीमत कितनी हो जाएगी? 35/2 हो जाएगी, 35/2 kg हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका कितना आ रहा है? ये 5/2 गुना 7 बराबर है 35 और बटे में 2, ठीक है। इसको काट देंगे हम, 2 से अगर मैं 35 को काटूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 17.5 kg। इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी आसान तरीका है, आपने वही चूज करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आगे नहीं हुआ, हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला गया है कि अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर है, ठीक है। वो ट्रेवल कर रही है एक टनल को, टनल की लेंथ कितनी है? 250 मीटर टनल की लेंथ है ना। और इसमें क्या दे रखा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन है एक्चुअली आपका ट्रेन से, और ट्रेन जो आपका रिलेटेड है वो है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से, ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लेंथ ऑफ टनल कितनी है? 250 मीटर। देखो ध्यान से, पहले हम गति, दूरी और समय का थोड़ा सा कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो आपकी गति होती है, सॉरी एक मिनट, जो हमारी गति होती है, गति क्या होती है एक्चुअली? गति यानी स्पीड, इंग्लिश में स्पीड। गति होती है, गति बराबर है दूरी बटा समय। गति क्या होती है हमारी? दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब आप आगे देखिए, हमको क्या बोला गया है कि ये ट्रेन क्रॉस कर रही है एक आपका टनल को, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले ये यूनिट देखिए, देखो यहां पे मीटर में है, यहां पे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और यहां पर मीटर में है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूनिट को चेंज करना सीखेंगे, है ना। तो क्या होता है एक्चुअली, जो हमारी गति होती है, जो हमारी बच्चों गति होती है, वो किस में काउंट की जाती है? उसकी यूनिट क्या होती है? देखो जो हमारी गति यानी स्पीड है, गति यानी स्पीड है, उसको किस में मापा जाता है? उसको मापा जाता है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको गति को मापा जाता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और किस में मापा जाता है? और मापा जाता है आपका मीटर पर सेकंड में, ठीक है। मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। दूसरी चीज क्या आती है? दूरी। दूरी क्या है हमारी? यानी डिस्टेंस।
डिस्टेंस। इसको किस में मापा जाता है? अगर आपकी गति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज भाग रही है, कोई चीज दौड़ रही है, तो उस टाइम हमारी दूरी किस में होगी? किलोमीटर में। ठीक है, यूनिट का आपने खास ध्यान रखना है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो दूरी किस में होगी? किलोमीटर में होगी। ठीक है, और अगर हमारी गति मीटर पर सेकंड में है तो हमारी दूरी किस में होगी? हमारी दूरी होगी मीटर में। ठीक है, मीटर में होगी। ठीक है, यूनिट का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अब आप समय देखो, समय यानी टाइम, है ना। अगर गति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, दूरी किलोमीटर में है, तो हमारा समय किस में होगा? आवर्स में होगा, आवर्स में होगा। और अगर मीटर पर सेकंड, मीटर, तो समय सेकंड में। आपने यूनिट का ध्यान रखना है। आपने क्या करना है? यूनिट का खास ध्यान रखना है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ट्रेन्स का है। ठीक है, और आपका जो इसमें कंसेप्ट लग रहा है गति, दूरी और समय का ही लगेगा, ये रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, अब आप आगे देखो, अब आप आगे देखो, अब आप आगे देखो। देखो हमको क्या दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ट्रेन है, जो आपका ट्रेन है, उसमें क्या होता है, जो दूरी आपकी बोली जाती है, जो ट्रेन में दूरी, देखो जो ट्रेन में दूरी होती है, ट्रेन में जो दूरी काउंट की जाती है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी? ठीक है, यानी कि जो आपकी लेंथ होती है। ठीक है, जो आपकी लेंथ होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है? दूरी मापी जाती है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई अगर वो किसी टनल से या फिर किसी पुल को क्रॉस कर रही है तो उस पुल या ब्रिज की लंबाई। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रही है? वो क्रॉस कर रही है एक टनल को, यानी टनल की लंबाई। टनल की लंबाई, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगी आपकी दूरी, यानी लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ टनल। ठीक है, यानी आपकी लेंथ कितनी दे रखी है? 150 प्लस 250, यानी आपकी जो दूरी हो जाएगी 150 प्लस 250। ठीक है, और दोनों चीजें आप ध्यान से देखो, यहां पे ये मीटर में दे रखा है और आपके ऑप्शन किस में है? सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 250 कितना हो जाएगा आपका? 400 मीटर। आपकी दूरी कितनी है? मतलब दूरी, इसमें दूरी कहेंगे हम इसको, आपका जो टोटल लेंथ है वो कितना आ जाएगा? 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, तो क्या कर रहा है? वो कर रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है, यानी आपकी जो आपकी गति है, यानी जो आपकी स्पीड है। ठीक है, यानी जो आपकी स्पीड है वो कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ आपने एक चीज का ध्यान रखना है। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, देखो जो आपके ऑप्शन में है वो सेकंड में है, जो आपका लंबाई दी गई है वो किस में है? 400 मीटर में आ रही है। ठीक है, तो आपका जो गति है उसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, किस में? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यानी 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मेरे को कहां से, किससे इसको गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम मीटर, किलोमीटर से मीटर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपने ध्यान रखना है किलोमीटर पर आवर आपकी बड़ी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड आपकी छोटी यूनिट होती है। मतलब बड़े से छोटे की तरफ जब भी आप जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? छोटे वाला नंबर ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और बड़े वाला नंबर नीचे लिखेंगे। लेकिन जब हम मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? फिर बड़ा नंबर यानी 18/5 कर देंगे, बड़ा नंबर ऊपर कर देंगे। यहां पे हमको क्या करना है? छोटे में कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना होगा छोटे में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो छोटे में अगर हमको करना है तो हमको छोटा नंबर 5 मतलब ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 18 से 90 को भाग दो आप, 18 का 5 गुना 90, यानी जो हमारी गति मीटर पर सेकंड में आ रही है वो कितनी आ रही है? 25 मीटर पर सेकंड।
25 मीटर पर सेकंड आ रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि कितने सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, यानी हमको समय का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, गति का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या लेना है, हमको टाइम का लेना है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा 400 मीटर और स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको काट दूंगा तो 25 का 16 गुना कितना हो जाता है, 400 हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, अगर आपको एकदम से याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 को मैं 4 × 100 लिख देता हूं। 400 को मैं क्या लिख देता हूं, 4 × 100 अपॉन 25। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 25 का 4 गुना कितना होता है, 25 का 4 गुना कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, मैंने इसी चीज को, मैंने 400 को 4 गुना 100 लिख दिया है। ठीक है, 400 को क्या लिख दिया है, 4 गुना 100 लिख दिया है। तो अब मेरे को क्या हो गया, इससे काटने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, अब 4 गुना 4 का आंसर कितना आ रहा है, 16 सेकेंड, यानी 16 सेकेंड। उस ट्रेन को 150 मीटर वाली जो ट्रेन है उसको 250 मीटर सुरंग को, टनल को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, 16 सेकंड लगेंगे। यानी आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, चलो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे को दिया हुआ है वो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है कि 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकने वाला सबसे बड़े या सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यानी सबसे पहले आप ध्यान से देखो, 24 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या होता है कि अगर आपके पास तीनों यूनिट अलग अलग, ठीक है, तीनों चीजें अलग अलग दे रखी, देखो ये 24 है, ये 16 है, ये 18 है, इसका मतलब ये एक घनाभ है, यानी क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, मतलब जो आपका कमरा है वो एक तरह से क्यूबॉइड की शेप में, घनाभ की शेप में। ठीक है, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखो आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आपका घनाभ है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, ठीक है, ये एक घनाभ है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सबसे लंबा खंबा रखना है, सबसे लंबा खंबा रखना है, तो वो सबसे लंबा जो खंबा होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, सबसे लंबा खंबा कितना होगा, वो जो यहां से कहां आएगा, जो यहां से इस साइड तक आएगा, है ना, वही तो सबसे लंबा खंबा होगा। ठीक है, वही तो आपका सबसे लंबा खंबा होगा। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं या यहां से इस साइड तक आएगा। ठीक है, सबसे लंबा खंबा वही तो होगा। मतलब ये बात किसकी कर रहा है, सबसे लंबा खंबा, मतलब ये बात कर रहा है डायगोनल की, डायगोनल की, हिंदी में यानी विकर्ण की। ठीक है, तो सबसे लंबा खंबा इस कमरे में जो रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस कमरे का विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो एक घनाभ का डायगोनल या विकर्ण क्या होता है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो ध्यान से आप देखो, एक कमरे का डायगोनल होगा वो क्या होगा, ये एक घनाभ है दिया हुआ। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है क्या होगा। देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, मैं लिख रहा हूं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, देखो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट। ठीक है, देखो लंबाई की घात 2, ठीक है, जमा चौड़ाई की घात 2 जमा ऊंचाई की घात 2। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको डायगोनल ऑफ
क्यूबॉइड, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हमारी दोनों में होगी, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में होगी। अब देखो लंबाई आपकी 24 मीटर है, ठीक है, यानी आपकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर है, प्लस आपकी चौड़ाई कितनी है, 16 मीटर है, ठीक है, ओके, प्लस ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 2 बार गुना करना है, ठीक है, 2 बार 24 को, यानी 24 गुणा 24, 2 बार 24 को गुना करना है। तो कितना होता है 24 गुणा 24 होता है 576, ठीक है, 576, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 गुना 18 यानी 324, 324, ठीक है। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कैसे करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, एक मिनट, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, देखो इसको हम ऐड करेंगे, क्या क्या करेंगे, देखो 576, 256 और 324, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 6 4 10, 6 16, ठीक है, कैरी 1 हासिल 1, 7 5 12, 12 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, 5 3 8 10 11, ठीक है, यानी 1156 आ रहा है, ठीक है। ऐड करके कितना आ रहा है, 1156 आ रहा है, यानी अंडर रूट 1156, ठीक है। तो अब हम इसको इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अंडर रूट 1156 आ रहा है, लेकिन हमारे पास रूट में तो आंसर नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब 1156 किसी का स्क्वायर होता है, 1156 किसी का स्क्वायर होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए, देखो आपने ये वाला तरीका किसी क्लास में 9th में 8th में या 10th में पढ़ा होगा। आप ध्यान से देखिए, देखो मैं क्या करता हूँ, 1156 को लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इकाई के अंक से 2 के जोड़े बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। देखो 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाना शुरू कर दूंगा। अब क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। अब मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ पे ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है जो खुद से गुणा करके या तो 11 आना चाहिए या फिर इससे कम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। खुद से गुणा करके ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मेरे को पता है कि जो मैं संख्या यहां लिखूंगा मैं ऊपर भी वही संख्या लिखूंगा। ध्यान से देखना आपने, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूं तो मेरे को ऊपर भी 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी 3 का 3 गुना, 3 3 9, ठीक है। जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे आपको ऊपर भी यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो 2 गुना 2 4 हो जाता, 4 बहुत छोटा आ जाता। अगर मैं यहाँ पे बाहर 4 से भाग देता तो 4 गुना 4 16 आता, 16 और बड़ा हो जाता, 11 से बड़ा हो जाता, ठीक है। अब 11 में से मैं 9 माइनस करता हूँ, कितना आता है 2, ठीक है। मैं ऊपर से क्या करूँगा, पूरा का पूरा पेयर उतार दूंगा, यानी 56 उतार दूंगा। पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखा जो उसी से गुणा करके आपके पास यहाँ पे कैसा नंबर दे, ऐसा नंबर दे जो 11 से या तो छोटा होगा या 11 के बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा आया हमारे पास, 3 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, जो भी आपके पास ऊपर नंबर है यानी 3, जो भी आपके पास ऊपर नंबर है यानी 3, आपने क्या करना है, उसी का 2 गुना करना है। 3 का मैं डबल करूंगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का डबल करना है 6, ऊपर वाला नंबर होगा उसका डबल। अब आप नेक्स्ट देखो, हमको यहाँ पे एक ऐसे नंबर से एक ऐसा नंबर लिखना है जो उसी से गुणा करके, देखो अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं तो मेरे को पूरा का पूरा 64 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। यानी जो नंबर आप यहाँ लिखोगे उसी से आपको गुणा करना पड़ेगा, पूरा का पूरा नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो मेरे को नीचे भी 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक चीज ध्यान दी कि यहाँ पे 6 है,
ठीक है, और ये आपका लास्ट आपका डिजिट है, ये लास्ट आपका अंक है ये 6, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं तो 4 से 4 गुणा करके क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहती है कि अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता, ठीक है, तो क्योंकि 6 से 6 गुणा करके भी तो कितना आएगा आपका, 6 ही आएगा इकाई का अंक, ठीक है। यहां पे मैं पहले ये चेक करूंगा फिर ये चेक करूंगा, दोनों में चेक करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं कौन सा चेक कर रहा हूं, 4 यानी 64। देखो 4 से मैं 4 को गुणा करूंगा 16 आएगा, ठीक है, कैरी 1 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 का 4 गुना 24 प्लस 1 25 यानी 256। यानी अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मेरे को ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो मेरे को ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 64 को 4 से गुणा करता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, तो मेरा जो उत्तर आता है 256 आएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका 1156 है ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 34 का स्क्वायर है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34 मीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेरिकल बॉल इज इन द रेशियो ऑफ 4:9। फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर बॉल इफ रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज 4 सेंटीमीटर। यानी हिंदी में क्या है, दो गोलाकार गेंदों का सतही क्षेत्रफल 4:9 है। बड़ी गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि छोटी गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जो एक क्या होता है आपका, जो आपका क्या होता है, स्फेयर होता है आपका, यानी जो एक फुटबॉल की तरह चीज होती है ना, फुटबॉल की तरह, या आप जैसे गुब्बारा फुलाते हो वैसी चीज होती है, उसको क्या बोला जाता है, स्फेयर बोला जाता है। ध्यान रखना आपने, जो आपका स्फेयर होता है यानी आपका गोला, जो आपका गोला होता है उसका आपका क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया गया है कि हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो बॉलों का कितना है, 4 और 9 है, 4:9 है, ठीक है। अब आप देखो टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। अब आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है, अगर हमारे पास दो गेंदें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, और छोटी गेंद की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या निकालना है, बड़े गेंद की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है हमारे पास 2 गेंदें दी हुई है, तो अब मैं क्या करता हूं, पहली गेंद का जो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक है। दूसरी बॉल का क्या हो जाएगा, इसका भी सेम रहेगा, 4πr², ठीक है। मैंने इसको बटे में क्यों लिखा, मैंने इसीलिए इसको बटे में लिखा हुआ है क्योंकि यहां पे मेरे को इनका जो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है वो भी बटे में दे रखा है, बटे मतलब रेशो में दिया गया है, जिसको मैं बटे में लिखूंगा, ठीक है। ये हमें रेशो में दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको 4/9 लिख सकता हूं, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है आपका, ये बटा जो होता है 4:9, यानी आपको किस में दिया गया है, ये बटे में दिया गया है, ठीक है। अब आप आगे ध्यान से देखो कि हमारा क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो आपकी छोटी बॉल है उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यानी इन दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, इसको मैं R1 और R2 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो, देखो जो छोटी बॉल होगी, जो एक्चुअली छोटी बॉल होगी, उसका क्या होगा, उसका टोटल सरफेस एरिया कम होगा, जो बड़ी बॉल होगी उसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो छोटी गेंद है उसका छोटा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बड़ी गेंद है उसका बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, ये वाला R हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल कितना है, 4 है, छोटा है, ठीक है, और 9 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब आप आगे ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, यहां पे कौन सी वैल्यू डालता हूं, मैं यहां पे 4 लिखता हूं, क्योंकि हमको ये एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, 4 पाई r स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 की घात 2, ठीक है, बटे में कितना है, 4 पाई r स्क्वायर 2 बराबर है 4/9, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है। यहां पे क्या है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16 बटे नीचे कितना बचा हुआ है आपके पास, r स्क्वायर 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4/9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, r स्क्वायर 2 की वैल्यू निकालनी। ये वाली चीज यहां चली जाएगी, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इधर को और इस साइड को, ठीक है। देखो 16 ये 9 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा 9 बराबर है, ये वाला 4 यहां आ जाएगा, ठीक है, और r स्क्वायर 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां पे जो r1, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि 2 बॉलें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। अब आप देखो इसको काट दो, 4 चौके 16, ठीक है। अब आप नेक्स्ट करेंगे, अब हमारे पास r स्क्वायर 2 कितना आ रहा है, 4 गुणा 9, ठीक है, बराबर है r स्क्वायर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, जो स्क्वायर होता है, जो पावर 2 होती है, ये जब दूसरी साइड आती है तो ये जो दूसरे नंबर होते हैं बराबर की दूसरी साइड, इसके ऊपर ये अंडर रूट बना देती है, यानी क्या आ जाएगा, 4 गुणा 9 इसके ऊपर रूट आ जाएगा, बराबर है क्या हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर खत्म होके r2 रहेगा ही, अगर ये r2 रह रहा है। अब देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है। यानी हमारा आंसर, यानी r2 कितना आ रहा है, 3 गुणा 2, यानी r2 हमारा कितना आ रहा है, r2 हमारा आ रहा है 6 किसमें है, सेंटीमीटर में। r2 कितना, r2 किसमें आ रहा है, 6 सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन सी में, 6 सेंटीमीटर क्या है आपका, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमको बोला गया है कि एक फिश टैंक है ना, जो एक घनाभ के आकार का है, ओके, घनाभ का आकार जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगी, ठीक है। श्याम जो अधिक मछलियां रखने के लिए टैंक का आयतन बढ़ाना चाहता है, टैंक की लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि करता है, टैंक के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किस में पूछा गया है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, और ऑप्शन आपको सारे परसेंटेज में दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से करते हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि आपको इंक्रीज्ड वॉल्यूम निकालना है, कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका पहला जो तरीका है हमारा, वो होता है सक्सेसिव फॉर्मूला, ठीक है। अब सक्सेसिव फॉर्मूला क्या चीज है, ठीक है। सक्सेसिव फॉर्मूला जो होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। ये कब लगता है, सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है जब किसी चीज को परसेंटेज में बढ़ाया या घटाया जाता है। बढ़ाया जाएगा तो हम प्लस करके वैल्यू लेंगे, और घटाया जाएगा तो हम उसको माइनस करके वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि तीनों की तीनों चीजें क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले x को कितना लूंगा, पहले मैं x को लूंगा 10%, और मैं y को कितना लूंगा, y को मैं लूंगा 15%, ठीक है। y को मैं कितना लूंगा, 15% लूंगा, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। देखो x कितना है 10 प्लस y कितना है 15 प्लस एक्स वाई 10 गुणा 15/100, ठीक है। मतलब मैंने जो सक्सेसिव फॉर्मूला लगाया अभी इन 2 चीजों के लिए लगा रखा है, ठीक है, अभी इन 2 चीजों के लिए लगा रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो आप, ठीक है। 10 प्लस 15 यानी 25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे हम 15 गुना 10 यानी 150/100, 150/100,
100 आएगा। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, 15/10 है, यानी कैसे हो जाएगा आपका 25 जमा, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा, कितना आएगा 1.5, एक जीरो है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। ठीक है, तो यानी ये टोटल क्या आ रहा है 25 प्लस 1.5 हमारा आ रहा है 26.5, ये आ रहा है अभी 26.5%। ठीक है, यानी जो आपका अभी इन दोनों चीजों को मिला के जो आपका अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 26.5% बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो ये हमने पहली बार फॉर्मूला लगाया है, अब हमको दूसरी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरी बार इसमें कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, आप यहां पे ध्यान से देखो। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक मेरे पास ये वाली वैल्यू आई हुई है जो इन दोनों से आई, और एक मेरे पास ये वाली वैल्यू बची हुई है। मतलब अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू में 26.5% रखूंगा और y की वैल्यू में कितनी रखूंगा 20% रखूंगा। ठीक है, और सक्सेसिव फॉर्मूला यही वाला लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको काट देता हूं, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं मैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐड कर देता हूं। देखो 26.5 प्लस 20 ऐड करके कितना बनेगा, ये 0.5 प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 46.5 बन जाएगा, ये 46.5 बन जाएगा ये। ठीक है, प्लस अब मेरे पास ये सॉल्व करने के लिए बचा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो आपका कितना है ये है हमारा 26.5 और 2। ठीक है, इसको मैं करूंगा तो 5 0। ठीक है, 26 का डबल कितना हो गया, 26 का डबल हो गया 52। ठीक है, 52 और एक हासिल आपका 53। ठीक है, 53 हो गया। लेकिन आपने ध्यान रखना है नीचे हमारे पास 0 भी है, यानी ये कितना है हमारा सॉल्व करके कितना आ रहा है 53/10। ठीक है, इसको मैं इस साइड पूरा करके लिख देता हूं, इस साइड। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी भर चुकी है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप, ठीक है, अब आप देखो कितना है हमारा, देखो 40.5 जमा नेक्स्ट कितना है 5.3। ठीक है, अब हम जो हमारे पास दशमलव में इनको ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है, जब भी हम दशमलव में सॉल्व करते हैं कोई चीज़ें तो हम क्या करते हैं, ऐड और माइनस जब हम करते हैं तो क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 46.5 और नीचे कितना है 5.3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 5 + 3 8। ठीक है, 6 6 12। ठीक है, आगे क्या आ रहा है 4 + 1 5, यानी हमारा टोटल आंसर क्या आ रहा है 52.8%। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है कहीं 51.8%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 6 5 11। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया 6 5। ठीक है, देखो 6 5 11। ठीक है, एक आगे कैरी जाएगा और तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, सॉरी हमारा आंसर आ रहा है 50.1%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है 51.8%। ठीक है, अब इसको करेंगे हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये जो हमने सॉल्व किया है, एक्चुअली ये हमने सॉल्व किया है सक्सेसिव परसेंटेज फॉर्मूले से। मैंने क्यों वो फॉर्मूला लगाया, मैंने इसीलिए फॉर्मूला लगाया, आपको हर एक चीज परसेंटेज में दी हुई है। अगर आपको हर एक चीज परसेंटेज में दी हुई है, आंसर भी आपका परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसको अब हम करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल मेथड से। अब नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे अब हम, ठीक है, हम वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम वैल्यू अब एज्यूम कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक क्यूबॉइड है, घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ में क्या होता है, आपकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, ठीक है, चौड़ाई होती है, ठीक है, विड्थ और ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ठीक है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, हमारी जो है चीजें वो बढ़ रही है। ठीक है, मैं एज्यूम करके ले लेता हूं। ठीक है, मैंने लंबाई कितनी ली? ठीक है, ठीक है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर मैंने लंबाई ली। चौड़ाई कितनी ली? चौड़ाई ले लेता हूं मैं। ठीक है 20 मीटर। ठीक है 20 मीटर एज्यूम कर रहा हूं मैं अपनी तरफ से। ठीक है, और ऊंचाई कितनी ले लेता हूं मैं? ऊंचाई ले लेता हूं मैं 30 मीटर। ठीक है, ओके, मैंने ये सारी चीजें अपनी तरफ से एज्यूम की। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि पहली चीजें आपकी कितनी है? 10% बढ़ रही है। क्या चीज आपकी 10% बढ़ रही है? ठीक है, लंबाई आपकी 10% बढ़ रही है। 10% मतलब 10 का 10% कितना होता है? 1। 10 का 10% अगर 1 है तो ये 10 से बढ़ के कितना हुआ? 11। ठीक है, अब आपकी चौड़ाई कितनी बढ़ रही है? 15%। अब 20 का 15%, ठीक है 10% कितना हो जाएगा इसका? 2। ठीक है, और 1% और 5% कितना हो जाएगा? 1, यानी 2 + 1 यानी 3, यानी 23। ठीक है 23। अब देखो 30 का कितना परसेंट, जो मतलब आपकी जो ऊंचाई है कितनी बढ़ रही है? वो बढ़ रही है आपकी 20%। 20% कितना होगा? यानी आपका कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है आपका 10%। कितना हो गया? 3। तो 20% कितना हो जाएगा? 6, यानी आपका कितना होगा? 30 + 6 यानी 36। ठीक है, ये वाली आपकी सारी की सारी वैल्यू मैंने एज्यूम करके लिखी है। और ये जो दूसरा है ये मैं कैसे कर रहा हूं? इसमें मेरे को जो प्रतिशत बढ़ा के बोला गया है मैंने वो चीज सॉल्व करके लिखी है। ठीक है, अब आपको क्या बोला हुआ है कि टैंक के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सबसे पहले मैं इसका आयतन निकालूंगा। ये आपका जो नॉर्मल है, यहाँ पे इसका आयतन निकालूंगा, फिर मैं इसका आयतन निकालूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ठीक है, आयतन क्या होता है? एक घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? ठीक है, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। देखो 30 × 20 × 10। ठीक है, सॉरी 30 × 20 × 10 यानी 3 दूनी 6। ठीक है, इसको 10 के साथ करेंगे, आपका कितना आ रहा है? ये 6000। ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पे कितना हो रहा है? ये है 6000 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 6000 मीटर क्यूब आ रहा है। नेक्स्ट देखो, बढ़ने के बाद वॉल्यूम कितना हो रहा है? बढ़ने के बाद वॉल्यूम कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका 23 × 11 × 36। ठीक है, कितना आएगा? देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम जो आपका 11 के साथ 2 डिजिट नंबर जो है हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं 23 से 11 को करूंगा, कैसे आएगा? 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, और 23 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 × 2 = 25 आ जाएगा, 253। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, और अब आप देखो नेक्स्ट कितना करेंगे हम? इसमें 36 हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 6 × 18 30 31। ठीक है, 12 + 3 15। नेक्स्ट करते हैं 9 15। ठीक है, 6 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इसको ऐड कर दूंगा। 8 9 1 10 5 5 10 11। ठीक है, 6 7 8 9, यानी जो अब मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है वो कितना है? 9108। ठीक है, दोनों मीटर क्यूब में होंगे। ठीक है, 9108 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मीटर क्यूब में है, ये भी मीटर क्यूब में। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा गया है? टैंक का आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अब आप देखो कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है देखो आप। ठीक है, इसमें से जो आपका हमारा ये पहला वॉल्यूम आया हुआ है, इसमें से सेकंड वॉल्यूम आप माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से सेकंड वॉल्यूम माइनस कर दो। ठीक है, यानी 9108 में से मैं 6000 को माइनस करूंगा। ठीक है, कितना आ रहा है माइनस करके? देखो 8 0 1, आपका 6 में से 9 में से 6 माइनस करो 3, ये आ रहा है। ठीक है, और अब अगर हमारा इतना बड़ा हुआ वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, पहले कितना था? 6000 था।
निकालना किस में, परसेंटेज में निकालना है। हमारे सारे ऑप्शन परसेंटेज में। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं 0 से 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसको मैं 60 को मैं 6 गुणा 10 करके लिखता हूँ, ठीक है। 6 गुणा 10, बात तो एक ही है, चाहे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणा 10 को तो 60 आएगा, ठीक है। अब इसको आपने काटना है, ठीक है। देखो 6 बन जा 30, 1 0, ठीक है। कितना आता है, 6 कम 6 कितना बचता है, 4, ठीक है। कितना बचता है, 4 बचता है। कितना बना, 48, 48, ठीक है। तो 8 छिका 48, ठीक है। यानी 518/10 कितना आ रहा है हमारा, 518/10 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 0 है, 1 0 है, तो यहाँ ऊपर आपने क्या करना है, अंश में जो आपका न्यूमरेटर है इसमें मैं क्या करूंगा, एक अंक छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, ठीक है। तो यानी मेरा आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 51.8%, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 51.8% आंसर आ रहा है। आप चाहे पहले वाले तरीके से करो, ठीक है। वो तरीका कब काम आएगा, जब आपको सारी की सारी चीजें परसेंटेज में दी गई होगी और आपका आंसर भी परसेंटेज में होगा। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव फॉर्मूले से, ठीक है। और दूसरा आपका ये वाला तरीका भी है, तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां से है, देखो आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पिछले जो पेपर पुलिस का हुआ था, ठीक है, उसमें जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, 8th और लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, कार्य और समय से, ठीक है। चलो इसमें क्या दे रखा है, जेम्स एक कार्य को 50 दिनों में कर सकता है, पीटर उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए 45% काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, ठीक है। क्या होता है कि जो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब हम इसको कह सकते हैं जो बेसिक होता है वो क्या है आपका, देखो कि जो आपकी एफिशिएंसी होती है, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो हमारी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, देखो एफिशिएंसी को हिंदी में बोला जाता है क्षमता, यानी एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, ठीक है, वो उसकी एफिशिएंसी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, दिनों में दिया गया है, तो हम क्या मानेंगे, उसकी एक दिन की क्षमता, ठीक है। क्या हो जाता है, कार्य बटा समय, ठीक है ना, कार्य बटा समय। यहां से आपके सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। अगर मेरे को वर्क निकालना होगा तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये पहला है। सेकंड क्या है, वर्क क्या हो जाएगा हमारा, वर्क हो जाएगा, देखो यहां से, यानी कार्य हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। यानी कार्य क्या हो जाएगा, क्षमता गुणा समय, ठीक है। और थर्ड क्या बचता है अब हमारा, समय, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, जो हमारा टाइम है वो हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कार्य बटा क्षमता, ठीक है। हम इसी के बेस पे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है कि जेम्स एक कार्य को 50 दिन में करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक्चुअली मैं इसको करूंगा ट्री मेथड से करूंगा, ठीक है। कैसा होता है ट्री मेथड, पहले मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि उसमें हम ऐसे ऐसे करके एक ट्री बनाते हैं, है ना। इसमें क्या लिखा जाता है, यहां पे आपके लिखे जाते हैं डेज, दिन, या फिर आपका अगर कोई भी टाइम दिया गया है, हम यहाँ पे टाइम लिखते हैं, वो दिन के रूप में भी हो सकता है, वो आपके घंटे के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, हम दिन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई, जैसे मान लो यहाँ पे जेम्स है, तो जेम्स कितने दिन में काम करेगा, तो यहाँ पे हम दिन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पीटर है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम दिन लिखेंगे, जितना सॉरी डे लिखेंगे, दिन, यानी यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, डेज लिखेंगे, ठीक है। यहां पे भी हम डेज लिखेंगे, ठीक है, किसका, पीटर के। यहां पे दिन है,
है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम वर्क, उन्होंने कितने यूनिट काम किया है, ठीक है, उन्होंने दिन में कितना काम किया, कितने यूनिट काम किया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्रॉस लगा के यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एफिशिएंसी, ठीक है, कि एक दिन में उनकी क्षमता कितनी। यहाँ पे पीटर की एफिशिएंसी आएगी, सॉरी जेम्स की एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी ये किसकी एफिशिएंसी आएगी, जेम्स की एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी पीटर की, ठीक है। यहाँ पे समय, यहाँ पे क्षमता और यहाँ पे कार्य, कितने यूनिट उन्होंने कार्य किया, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि जो जेम्स है वो 50 दिन में कार्य कर सकता है, ठीक है। मैं इसको ट्री मेथड से कर रहा हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आएगा, जेम्स, ठीक है, यहाँ पे मैं जेम्स लिखता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है, पीटर है, ठीक है, ओके। दूसरा है पीटर। अब आप ध्यान से देखो जेम्स कितने दिन में कर रहा है, जेम्स कर रहा है 50 दिन में, ठीक है, डेज टाइम आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, पीटर, पीटर कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क आएगा और वर्क क्या होता है, 50 40 जितने इन्होंने दिन लिए हुए हैं इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। अब अगर मैं 50 और 40 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। यानी इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने यूनिट काम किया, इन्होंने काम किया 200 यूनिट, ठीक है। जेम्स पीटर जितने ये दिन ले रहे हैं उन दिनों का एलसीएम आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसे ऐसे करके डैश, 2 डैश लगाने, ठीक है। यानी 200 यूनिट वर्क कर रहे हैं ये, क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता। अब देखो आपने एफिशिएंसी, मैंने अभी पीछे बताया था कि एफिशिएंसी क्या होती है, आपकी क्षमता क्या होती है, क्षमता होती है हमारी वर्क अपॉन, ठीक है, क्षमता क्या होती है हमारी, क्षमता हो जाती है हमारी, ठीक है, वर्क यानी कार्य बटा समय यानी टाइम, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब एफिशिएंसी क्या होगी, देखो 200 बटे 50, अगर मैं 200 को 50 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 4, ठीक है। तो यानी ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास मतलब 200 लड्डू है तो 200 लड्डुओं में से जेम्स कितने खा रहा है, एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है। अब पीटर देखो, पीटर 200 लड्डू सारे हैं, ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं, 200 लड्डू सारे हैं, पीटर 40 दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितने खत्म करेगा, अगर 200 लड्डू है और पीटर 40 दिन उनको लगा रहा है खत्म करने में, तो वो एक दिन में कितने खाएगा, एक दिन में वो 5 लड्डू खाएगा, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अब देखो जेम्स की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 200 लड्डुओं में से अगर जेम्स 200 लड्डू खाने में 50 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 4। पीटर 200 लड्डू पीटर को दे दिए, पीटर 40 दिन में खत्म कर रहा है, मतलब एक दिन में वो कितने खा रहा है, 5 लड्डू खा रहा है, ठीक है। अब दोनों को हमने साथ में बिठा दिया, ठीक है। और जो कार्य यानी 200 लड्डू उनको दिए हुए थे तो 200 का 45% यानी 200 का 45%, ठीक है। यानी आपका, अगर मैं इसको काट देता हूं, 45 का 2 गुना 90, दोनों को हमने साथ में बिठा दिया है और हमने क्या कर दिया, 200 का 45% यानी इनको 90 लड्डू खाने के लिए दे रखे, इनको 90 लड्डू खाने के लिए दे रखे, ठीक है। तो अब वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास कितना, देखो 90 लड्डू है दिए हुए, ठीक है। और जो जेम्स से एक दिन में 4 खाता है, पीटर एक दिन में 5 खाता है। इनको बोला गया है कि आपने 45% जितना भी काम होगा उसका 45% इनको क्या करना है, खत्म करना है। तो ठीक है, 45% 200 का कितना हुआ, 90, है ना। जेम्स एक दिन में कितना काम खत्म करता है, यानी कितने लड्डू खाता है, 4, ठीक है। पीटर कितने खाते हैं, 5, 5 + 4 यानी 9 लड्डू खाएंगे एक दिन में। 90 लड्डू खाने हैं एक दिन में और ये 9 खा रहे हैं, ठीक है, एक दिन में 9 खा रहे हैं, टोटल 90 खाने। तो यानी कितने दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। यानी ये 200 का 45% जितना भी वर्क है कितने टाइम में खत्म करेंगे, 10 डेज में खत्म करेंगे। यानी ऑप्शन
डी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये एक्सिट। तो हमने जो आपका पेपर हुआ था, पुलिस का पेपर हुआ था 3 जुलाई 2022 को, उसका मैथ सेक्शन हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आप हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं पुलिस का, पटवारी का, जेबीटी कमीशन और अदर स्टेट एग्ज़ाम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं विश्वनाथ आईएएस कोचिंग सेंटर, कोटला नाला, सोलन। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।